ब्रेक के पहले हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैं देखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। और हमने वो वॉल्यूम कैसे, स्केलर प्रोडक्ट को कैसे हम वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं ये हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस रिगार्डिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फर्स्ट वन, आई कैप आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप और जे डॉट के क्रॉस आई और के डॉट आई क्रॉस जे, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई डॉट जे क्रॉस के, ये ऑर्डर याद रखिएगा, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट के क्रॉस आई, के डॉट आई क्रॉस जे, ये साइक्लिक ऑर्डर है। ठीक है, आई जे के आई एंड के आई जे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसमें जब आप साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं तो वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव, मतलब +1 है। ये कब आएगा? जब आप साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं आई जे के का, आई जे के आई, के आई जे। अगर आप एंटी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा -1। जैसे कहीं पे अगर रहता है आई डॉट के डॉट जे, आई के जे, ये एंटी साइक्लिक ऑर्डर है तो वैल्यू कितना चला आएगा? -1। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आइदर +1 होगा या -1 होगा। अगर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो +1, जैसे आई जे के आई, के आई जे। साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो +1, और अगर एंटी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो -1। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर आई थिंक एवरीवन। सेकंड पॉइंट, इसमें भी देखिए क्या बोला गया है। सेकंड पॉइंट, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों प्रोडक्ट का वैल्यू सेम आता है। यहाँ पे भी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ए बी सी ए, सी ए बी, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अगर एंटी साइक्लिक ऑर्डर होता है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो जब तक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होगा तब तक ये तीनों सेम है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी। अगर एंटी साइक्लिक होता तो माइनस चला आता। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, थर्ड रिलेशन, इफ एनी टू of the three non-zero vectors a b c are parallel or anti-parallel, ये जो तीन वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, उन तीनों में से कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाता है, कोई भी दो, आउट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल बन जाता है, इन दैट केस ए डॉट बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा? 0। कोई भी दो वेक्टर एबीसी में से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आ जाएगा। क्यों ऐसा? इसका वजह समझिए। सपोज बी एंड सी पैरेलल है या एंटी पैरेलल भी हो सकता है, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर ये अगर पैरेलल है तो बी क्रॉस सी कितना आएगा? पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो बी क्रॉस सी कितना आएगा? 0। और सपोज ए एंड सी पैरेलल है, इफ ए इज पैरेलल टू सी, ए अगर सी के साथ पैरेलल है तब ए क्रॉस सी कितना आएगा? 0। और अगर ए एंड बी पैरेलल है, बोला गया कोई भी दो अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो हम तीनों पॉसिबल केसेस ले रहे हैं। थर्ड केस क्या है? ए इज पैरेलल टू बी, ए अगर पैरेलल टू बी है तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? 0। तो आप मुझे बताइए, अगर बी क्रॉस सी 0 है, जो पहला केस है, बी क्रॉस सी अगर 0 है तो ए डॉट बी क्रॉस सी भी कितना होगा? 0।
अगर ए और सी पैरेलल है तो ए क्रॉस सी जीरो है, ए क्रॉस सी अगर जीरो है तो बी डॉट सी क्रॉस ए कितना आएगा, जीरो। ए क्रॉस सी अगर जीरो है तो सी क्रॉस ए भी क्या होगा, जीरो। और अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो सी डॉट ए क्रॉस बी कितना आएगा, जीरो। और ये तीनों इक्वली तो होते हैं जब इस सेकंड प्रॉपर्टी बताया गया। अगर बी एंड सी पैरेलल हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो आएगा, ए एंड सी पैरेलल हैं तो बी डॉट सी क्रॉस ए जीरो आएगा, ए और बी पैरेलल हैं तो सी डॉट ए क्रॉस बी जीरो आएगा। और ऊपर क्या लिखा गया था, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट ए क्रॉस बी तीनों इक्वल होता है। इसका मतलब इनमें से कोई एक भी अगर जीरो बन जाता है बाकी जीरो होंगे ही, क्योंकि तीनों सेम है ना। ये क्वांटिटी देखिए, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट ए क्रॉस बी तीनों क्या है, इक्वल। इन तीनों में से अगर एक भी जीरो बन जाता है तो बाकी दोनों ऑटोमेटिकली जीरो बनेंगे। यही प्रॉपर्टी यहां पे बताया गया है, जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन तीनों में से कोई दो भी अगर पैरेलल बन जाता है, पैरेलल या एंटी पर एनी टू, ए बी सी में से कोई भी दो अगर एंटी पैरेलल या पैरेलल बन जाता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो आएगा। तो एनी टू ऑफ ए बी सी, कोई भी दो वेक्टर्स, एनी टू ऑफ ए बी सी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल होगा तो एंगल होगा 0 डिग्री और एंटी पैरेलल होगा तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। पैरेलल और एंटी पैरेलल, इन दैट केस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होता है, ऑलवेज। कोई भी स्केलर इनका किसी भी ऑर्डर में चेक कीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो आएगा, किसी भी ऑर्डर में हो, साइक्लिक एंटी साइक्लिक कुछ भी हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल बन जाता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो आएगा, किसी भी ऑर्डर में हो, साइक्लिक ऑर्डर हो या एंटी साइक्लिक ऑर्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ब्रेक के पहले। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, जो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है अगर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। तो ध्यान रखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो केसेस में जीरो हो सकता है। एक केस क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर कोप्लेनर है, ए बी सी तीनों अगर सेम प्लेन में है, ए बी सी तीनों अगर सेम प्लेन में है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। ये कंडीशन है। दूसरा है, ए बी सी इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल बन जाता है, जो ए बी सी है इन दोनों में से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल बन जाता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन दो केसेस में जीरो आ सकता है। एक तो तीनों कोप्लेनर बन जाए तब जीरो आ सकता है, दूसरा है इन तीनों वेक्टर्स में से ए बी सी में से कोई भी दो पैरेलल या एंटी पैरेलल बन जाए तब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। क्लियर। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, तो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसके रिगार्डिंग एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये नेट जून 2018 का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, देयर आर 3 वेक्टर्स v1, v2 एंड v3, 3 वेक्टर्स गिवन है। आई कैप, जे कैप, के कैप तो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन में बोला गया है दिस वेक्टर्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ये तीनों वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब बताइए 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट, सॉरी 3 वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है मानो कोप्लेनर होंगे। क्वेश्चन में जो बोला गया है v1, v2, v3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये तीनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। और लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, दैट मींस दे आर कोप्लेनर। और 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो v1 डॉट किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 है तो किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं। v1 डॉट v2 क्रॉस v3, जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट रो में v1 के कंपोनेंट्स आएंगे, v1 के कंपोनेंट्स है 2, 0, 3, v2 के कंपोनेंट्स है 1, 2, 2 और v3 के कंपोनेंट्स हैं 5, 1 अल्फा। ये डिटर्मिनेंट 0 क्यों होगा, बिकॉज वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कीजिए, अल्फा का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। Some students are telling A option 31/4, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज A। जब हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, मतलब वो किसी भी ऑर्डर में लीजिए 0 आएगा। जब हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है वो किसी भी ऑर्डर में हो 0 आएगा। ठीक है, कोई अगर यहाँ पे v1 v2 का ऑर्डर चेंज करता है, सपोज कोई अगर यहाँ पे v1 v2 का ऑर्डर चेंज करता है तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने का मतलब आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, 1 2 3 ना लेके 2 3 1 या 2 1 3, किसी भी ऑर्डर में लिखिए 0 आएगा। ये आंसर आएगा 31/4। सिंपल कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑप्शन। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम शीट का क्वेश्चन है। ट्राई दिस। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स दिस 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट जिस प्लेन में है उसका इक्वेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन, मतलब ये पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स किस इक्वेशन में रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये पॉइंट्स जो है वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो ऑप्शन से तरीका है।
लेकिन अगर आपको जस्ट ये पूछा जाए 3 पॉइंट गिवन है, वो 3 पॉइंट जिस प्लेन में है उसका इक्वेशन बताइए, तो यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये समझना जरूरी है। यहाँ पे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए सपोज ये 3 पॉइंट जिस प्लेन में है, जो 3 पॉइंट्स हैं वो जिस प्लेन में है वो ये प्लेन है सपोज, और इसी प्लेन का इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो है वो इस प्लेन में है और इसी प्लेन का इक्वेशन क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोला गया है। ओके, क्लियर। नाउ ये जो पी क्यू आर पॉइंट गिवन है, ये पी क्यू आर इस प्लेन के ऊपर ही है। जो पी क्यू आर है, सपोज दिस इज पी, कोई भी 3 पॉइंट हो सकता है, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। ठीक है, पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है और इस प्लेन का इक्वेशन हमें पता करना है। जब प्लेन का इक्वेशन पूछा जाता है तो नॉर्मल टेक्निक है, जिस प्लेन का इक्वेशन पूछा गया है उस प्लेन के ऊपर और एक कोई पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, और एक कोई पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, सपोज टी, और टी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई जेड। तो जिस प्लेन का इक्वेशन पूछा गया है उस प्लेन के ऊपर कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट चूज कर लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये पॉइंट जो है ये प्लेन के ऊपर है। तो ये जो एक्स वाई जेड है, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो हमें कैलकुलेट करना है। तो जिस प्लेन का इक्वेशन हमें पता करना है, हम उस प्लेन के ऊपर एक आर्बिटरी पॉइंट टी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ना आप क्या कीजिए, कोई भी एक नोन पॉइंट लीजिए, जैसे पी एक नोन पॉइंट है, इस नोन पॉइंट से बाकी तीनों को कनेक्ट कर दीजिए। पी एक नोन पॉइंट है तो पी पॉइंट से बाकी तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। सपोज और थोड़ा सा चेंज करते हैं, आर यहां पे, तो कोई भी एक नोन पॉइंट लीजिए और बाकी तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। इससे देखिए आपको 3 वेक्टर्स मिलेंगे। क्या क्या वेक्टर है? पी क्यू, पी आर एंड पी टी। ये सब नो, जब आप एक नोन पॉइंट लेंगे और बाकी तीनों से कनेक्ट कर देंगे, नोन पॉइंट्स क्या क्या है? पी क्यू आर, ये तीनों नोन पॉइंट्स हैं। अब कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, क्यू भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं। तो हमने पी पॉइंट लिया और पी पॉइंट से बाकी तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, तो हमें 3 वेक्टर मिलेंगे। अब बताइए ये तीनों वेक्टर क्या उसी प्लेन में नहीं होंगे जिसका इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है? ये 3 वेक्टर्स हैं, पी क्यू, क्यू आर, सॉरी पी क्यू, पी आर एंड पी टी। ये तीनों सेम प्लेन में है और उसी प्लेन का इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो बताइए ये तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं, ये तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0, पी क्यू डॉट पी आर क्रॉस पी टी। तो यहां पे भी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? यहाँ पे 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा? 0। कोई भी एक नोन पॉइंट लीजिए और बाकी तीनों से कनेक्ट कर दीजिए। ये तीनों वेक्टर इसी प्लेन में होंगे जिस प्लेन का इक्वेशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा? 0। इसी से आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन पता चलेगा। पी क्यू वेक्टर क्या है? क्वेश्चन में पी और क्यू गिवन है, तो पी क्यू वेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज चेक, पी क्यू वेक्टर होगा
आई कैप माइनस प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। P और Q का कोऑर्डिनेट गिवन है तो PQ कैलकुलेट कर सकते हैं ना। PQ कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो फाइनल कोऑर्डिनेट है माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब फाइनल पॉइंट क्या है Q, इनिशियल पॉइंट क्या है P, तो फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। 3 माइनस 2 1 आई कैप, 2 माइनस ऑफ माइनस 1 3j कैप, माइनस वन ऑफ k कैप माइनस 2k कैप। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ऐसे आप बाकी दो भी पता कर सकते हैं। P और R का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या आएगा माइनस 3 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। और PT आएगा, T का कोऑर्डिनेट क्या है XYZ, तो देखिए PT होगा x माइनस 2 आई कैप प्लस y प्लस 1 j कैप प्लस z माइनस 1 k कैप। तो हम PQ, PR, PT ये 3 वेक्टर लिख सकते हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। प्लीज चेक कौन सा ऑप्शन आ रहा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट रो में PQ के कंपोनेंट्स आएंगे। PQ के कंपोनेंट्स क्या है 1 3 माइनस 2। सेकेंड रो में PR के कंपोनेंट्स आएंगे। PR के कंपोनेंट्स क्या है -3 4 1। और थर्ड रो में PT के कंपोनेंट्स आएंगे x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 1। कैलकुलेट कीजिए, डिटरमिनेंट को ब्रेक कीजिए, इक्वेशन आ जाएगा। जो इक्वेशन आएगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कुछ लोग बोल रहे हैं ए ऑप्शन है, इस चेक इट। ठीक है, ए ऑप्शन। मेथड क्लियर है, कैसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, बिकॉज मे भी कुछ हैंग कर गया है, स्क्रीन जो है वो स्टॉप हो गया है।
ऑडियो वीडियो आ रहा है एवरीवन? ओके, ठीक। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर एवरीवन एंड एवरीवन गेटिंग द ऑप्शन ए। मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे बताया गया था जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमने डिस्कस किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो फाइनल रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो एक वेक्टर आएगा। बेसिकली क्या किया गया है यहाँ पे, बी और सी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया, बी क्रॉस सी, एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले बी क्रॉस सी, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो बी क्रॉस सी एक नया वेक्टर आएगा, तो बी क्रॉस सी के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये रिजल्ट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा ये, इसीलिए इसको बोला गया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बिकॉज प्रोडक्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है देखिए जो लिखा गया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब जैसे बताया गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, एक डायरेक्शन भी होगा। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो एबीसी पे डिपेंड करेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा एबीसी के ऊपर, बट ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या है उसके बारे में हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है, एक वेक्टर है जो ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। जो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो भी वेक्टर आएगा वो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए होगा एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। ये कैसे समझ सकते हैं ये स्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड तो एबीसी पे डिपेंड करेगा बट डायरेक्शन के बारे में ये स्टेटमेंट कैसे बोल रहे हैं। देखिए हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे बोला गया यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पहले बी के साथ सी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो बी क्रॉस सी एक नया वेक्टर आएगा, बी क्रॉस सी के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। बी क्रॉस सी के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज ए क्रॉस प्रोडक्ट। किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट है ये, दिस इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। ये ए एंड बी क्रॉस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको ऐसे भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने आज के क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस किया था। अगर ये ए और बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब जो भी वेक्टर आएगा यहां पर वो ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा एंड बी के साथ भी बी क्रॉस सी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर टू ए, क्रॉस प्रोडक्ट जो बताया गया था उसी से बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ए एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। ये ए के साथ भी परपेंडिकुलर है एंड बी क्रॉस सी के साथ भी परपेंडिकुलर है। इसी से आप समझ सकते हैं ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा गया था परपेंडिकुलर टू ए, जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आएगा
वो परपेंडिकुलर टू ए होगा, जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा गया है। क्लियर ना एवरीवन? ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या था, ये किस प्लेन में लाई करेगा, बी एंड सी, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में लाई करेगा। ये कैसे समझ सकते हैं, ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है देखिए, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, where what is m, m is a dot b, फॉर्मूले में जो a डॉट b है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको m बोल दिया गया। एंड व्हाट इज n, n इज, सॉरी मैंने गलत लिखा है, m है a डॉट c, ये जो है a डॉट c, इसको m बोला गया, और m है माइनस ऑफ a डॉट b, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो a डॉट सी और a डॉट b स्केलर क्वांटिटी है, इनको m और m से रिलेट कर दिया। लिख सकते हैं ये एवरीवन? ठीक है ना? तो आप यहां पे नोटिस कीजिए, a क्रॉस b क्रॉस c को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है इसको क्या बोला जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b एंड c। ये जो a क्रॉस b क्रॉस c को लिखा गया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b वेक्टर एंड c वेक्टर। अब बताइए, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना कब पॉसिबल होता है, कल क्लास में डिस्कस किया था, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना कब पॉसिबल होता है, जैसे यहां पर a क्रॉस b क्रॉस c को b और c के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना तभी पॉसिबल होता है व्हेन, कल बताया गया था ये, मतलब कल जो बताया गया था वो रिलेशन लिख देता हूं। सपोज r वेक्टर को हम ऐसे लिख रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। r वेक्टर को हमने a वेक्टर और b वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, m एंड n आर स्केलर क्वांटिटीज। ये लिखना कब पॉसिबल होता है, राइट जब ये दोनों, ये तीनों लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये आर ए बी, ये लिखना तभी पॉसिबल होता है जब आर ए एंड बी लाई इन द सेम प्लेन। कल हमने क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, उसमें बताया गया था आर वेक्टर अगर ए और बी के प्लेन में ही लाई करता है तो हम आर को ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे आप नोटिस कीजिए, यहां पे जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, जो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, उसको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सॉरी ये कैपिटल बी होगा, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब क्या है, ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो किस प्लेन में रहेगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा। जैसे यहां पर आर वेक्टर को हमने कैसे लिखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है आर वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा, तभी ये लिखना पॉसिबल होता है। यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी को बी वेक्टर और सी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। इसका मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर जिस प्लेन में है ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी सेम प्लेन में होगा। इसलिए यहां पे लिखा गया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। बी वेक्टर और सी वेक्टर जिस प्लेन में है ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी उसी प्लेन में लाई करेगा, बिकॉज
ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम बी वेक्टर और सी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाने का मतलब बी वेक्टर सी वेक्टर जिस प्लेन में है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी सेम प्लेन में होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू ए कैसे है, तो यहां पे डिस्कस किया गया। एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, वो भी समझ में आएगा इस तरीके से। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज आस्क। डाउट है तो प्लीज आस्क। किसी ने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है? हेलो सर। हाँ बताइए। सर आपने वो बेसिस फॉर्मेशन के समय बताया था कि वेक्टर्स कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी इफ ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और नॉन कोप्लानर। लेकिन यहाँ पे सर आप बोल रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट। हम किसको लीनियरली डिपेंडेंट बोल रहे हैं? आर, ए और बी को। ए और बी को थोड़ा, तीनों को बोल रहे हैं, आर, ए एंड बी। यहाँ पे जो आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये तीनों तो लीनियरली डिपेंडेंट है ना। ये तीनों अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो हम एक को दूसरे के फॉर्म में कैसे लिख पा रहे हैं? जो मैंने बोला था, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या हम एक को दूसरे के फॉर्म में लिख पाएंगे? नहीं, लेकिन उसमें भी आपने एक आर वेक्टर लिखा था जो एम ए प्लस एन बी प्लस एल सी के फॉर्म में था। हाँ, और तो वो कोप्लानर बोल रहे थे। तो उस केस में नॉन कोप्लानर किसको बोल रहे थे? एबीसी को ना। हाँ, उसमें आर को इंक्लूड किया था? नहीं। तो यहाँ पे तो हमने आर को भी इंक्लूड कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है। अच्छा सर, यहाँ पे ये जो वेक्टर लिखे हैं ए और बी, वो कौन सा है? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है कि डिपेंडेंट वेक्टर? ए एंड बी। ए एंड बी। हाँ, ए एंड बी कोई भी दो वेक्टर्स हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ये बेसिस फॉर्म करना अभी जरूरी नहीं है, हम जस्ट बोल रहे हैं तीनों सेम प्लेन में है। अगर तीनों सेम प्लेन में है तो हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल। और अगर सर तीनों फॉर्म में नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं इस तरह। तब नहीं लिख सकते, तब इसको बोल देंगे इंडिपेंडेंट है। अगर सपोज आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर सेम प्लेन में है, तभी आप एक को दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पाएंगे मतलब वो सेम प्लेन में नहीं है। ओके सर। अब इसको ऐसे सोच लीजिए ना, जैसे मान के चलिए लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या था? लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है हम एक वेक्टर को बाकियों के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आर वेक्टर को हम ए और बी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना। हाँ, तो ये तीनों क्या होंगे? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट मतलब कोप्लेनर। ओके सर, ठीक है सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Two important relations about vector triple product. First one, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। राइट हैंड साइड में क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। दोनों इक्वल नहीं है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया गया, पहले बी के साथ सी का क्रॉस प्रोडक्ट, जो रिजल्ट आएगा बी क्रॉस सी उसके साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट। और राइट हैंड साइड में क्या किया गया है, पहले ए के साथ बी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी आएगा, फिर ए क्रॉस बी के साथ सी का क्रॉस प्रोडक्ट।
ये दोनों इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, ये तो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अगर आपको एबीसी गिवन हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर गिवन हो, वो तो आप चेक ही कर ही सकते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। एक सिंपल तरीका है चेक करने का। आप मुझे बताइए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू ए एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ सी। लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू ए होगा, और किस प्लेन में लाई करता है? जिस प्लेन में बी वेक्टर और सी वेक्टर है। जो राइट हैंड साइड है ये किसके साथ परपेंडिकुलर होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसका परपेंडिकुलर होगा? राइट। राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है वो सी के साथ परपेंडिकुलर होगा। इट इज परपेंडिकुलर टू सी। क्यों? ये दोनों किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? राइट हैंड साइड में जो लिखा गया है वो नोटिस कीजिए, वो ए क्रॉस बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट है। राइट हैंड साइड में जो एक प्रोडक्ट है वो किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? ए क्रॉस बी एंड सी का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसलिए किसके साथ परपेंडिकुलर होगा? सी के साथ। एंड इट लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इट इज परपेंडिकुलर टू सी एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो देखिए दोनों वेक्टर ही अलग है। लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर है वो ए के साथ परपेंडिकुलर है, और राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है वो बी के साथ परपेंडिकुलर है। लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर है वो किस प्लेन में होगा? बी वेक्टर और सी वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन में होगा। और राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है वो किस प्लेन में होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन में होगा। ठीक है। अगर हम थोड़ा एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा, किसी भी दो वेक्टर के थ्रू ऑलवेज आप एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले हमने एक पैरेललोपाइप ड्रॉ किया था, उसी का हेल्प लेते हैं टू अंडरस्टैंड। ये दोनों वेक्टर अलग अलग प्लेन में है। तो दिस इज ए पैरेललोपाइप। एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर होना जरूरी नहीं है, बॉक्स है। सपोज हम तीन वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। अब क्या बोला गया देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये किस प्लेन में होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी और सी जिस प्लेन में है उस प्लेन में। तो बी और सी जिस प्लेन में है मतलब, लुक एट द डायग्राम, ए क्रॉस बी क्रॉस सी यहां पे कहीं पे होगा। बी और सी जिस प्लेन में है, दिस इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बी और सी जिस प्लेन में है, जो बेस प्लेन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बी और सी किस प्लेन में है? जो बेस प्लेन है, देख सकते हैं इस वन। बी और सी इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर है वो इस प्लेन में लाई करेगा, इस वन। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये किस प्लेन में था? ए एंड बी। अब देखिए ए एंड बी किस प्लेन में है? ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी इस जो फ्रंट प्लेन है उसमें नहीं है। जो फ्रंट प्लेन है, ट्राई टू जस्ट विजुअलाइज, जो फ्रंट प्लेन है, तो ए और बी इस फ्रंट प्लेन में है।
इस, तो राइट हैंड साइड में जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन में होगा कहीं पे। तो दोनों अलग अलग प्लेन में है, देख सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है वो किस प्लेन में है, बी और सी जिस प्लेन में है, बी और सी किस प्लेन में है, ये जो बेस प्लेन है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो नीचे वाला प्लेन है बेस, इसमें होगा। और राइट हैंड साइड में वेक्टर है वो किस प्लेन में है, ए और बी जिस प्लेन में है, तो ए और बी किस प्लेन में है, ये जो फ्रंट प्लेन है, ये बॉक्स का जो फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड की बात कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये जो वेक्टर है, ये फ्रंट साइड वाला जो प्लेन है उसमें होगा। तो दोनों अलग अलग प्लेन है, तो दो अलग अलग प्लेन है तो वेक्टर भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। इसलिए यहां पे लिखा गया है ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। क्लियर एवरीवन? ये दो जो अलग अलग प्लेन की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी दो वेक्टर के थ्रू ऑलवेज आप एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऑलवेज पॉसिबल है। किसी भी दो वेक्टर के थ्रू ऑलवेज आप एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सेकंड वन इज आइडेंटिटी ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। इन तीनों का सम जो है ये 0 आता है। ये आप आसानी से समझ सकते हैं ये तीनों 0 कैसे हैं। इन तीनों का सम, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया गया वो अगर हम यूज करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं बी ए डॉट सी सी ए डॉट बी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम ये लिख सकते हैं, जो अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया गया था। नेक्स्ट जो सेकेंड टर्म है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसमें भी हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एबीसी इंटरचेंज ही तो हुआ है, इसमें क्या होगा, सी बी डॉट ए माइनस ए बी डॉट सी। जस्ट एबीसी इंटरचेंज ही हुआ है तो फॉर्मूले में भी एबीसी इंटरचेंज कर देंगे। एंड लास्ट वन सी क्रॉस ए क्रॉस बी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए सी डॉट बी माइनस बी सी डॉट ए। जस्ट हमने तीनों पार्ट में क्या किया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो यूज कर लिया है। अब देखिए तीनों को अगर आप ऐड करते हैं, तीनों को अगर आप ऐड करते हैं बी ए डॉट सी माइनस बी सी डॉट ए कैंसिल करेगा, माइनस सी ए डॉट बी प्लस सी बी डॉट ए कैंसिल करेगा, एंड माइनस ए बी डॉट सी प्लस ए सी डॉट बी कैंसिल करेगा, इक्वल टू कितना आएगा, 0। तीनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस साइन है तो टर्म्स कैंसिल करके 0 आ जाएंगे। और ये प्रॉपर्टी भी यही बताया गया था, तीनों का सम 0 आता है। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर? तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन दिस। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम शीट का क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम शीट 13 आई थिंक, जो आप लोगों को कल सेंड किया था मैंने। प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के स्टार्टिंग पार्ट में क्या बोला गया, 3 यूनिट वेक्टर्स ए बी सी
यूनिट वेक्टर एबीसी का मतलब क्या होगा, इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। यूनिट वेक्टर होने का मतलब है ए बी सी, इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ये कहीं ना कहीं पे यूज करना पड़ेगा, इसीलिए यूनिट वेक्टर देके रखा है। फिर दिया गया है ब्रैकेट में बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, बी और सी पैरेलल नहीं है, बिकॉज बी एंड सी अगर पैरेलल होता तो बी क्रॉस सी कितना हो जाता, 0। बी क्रॉस सी अगर 0 है तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 बन जाता। बी और सी अगर पैरेलल ना होने का मतलब क्या है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर बी और सी पैरेलल होता, अगर बी और सी पैरेलल होता तो बी क्रॉस सी कितना आ जाता, 0, तो ये प्रोडक्ट ही 0 बन जाता। तो बी क्रॉस सी 0 नहीं है, तो ये कंडीशन गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स विच ए वेक्टर मेक्स विथ बी एंड सी, मतलब क्या क्या कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितने एंगल पे है ये कैलकुलेट करना है, एंड ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ कितने एंगल पे है ये कैलकुलेट करना है। तो ए वेक्टर बी और सी वेक्टर के साथ कितने एंगल पे है ये कैलकुलेट करना है। क्या रिलेशन हमें गिवन है, रिलेशन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर प्लस 1/2 सी वेक्टर। ये रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, और राइट हैंड साइड जैसा है वैसे ही रख देते हैं। तब चेक कीजिए, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी बी वेक्टर और सी वेक्टर आया है, और राइट हैंड साइड में भी बी वेक्टर और सी वेक्टर प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में भी बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे 1/2 है, बी वेक्टर और सी वेक्टर प्रेजेंट है दोनों तरफ। तो हम क्या कर सकते हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर कर सकते हैं। बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले बी वेक्टर का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बी वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है, ए डॉट सी, और राइट हैंड साइड में बी वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए डॉट सी, राइट हैंड साइड में है 1/2। डॉट प्रोडक्ट का अगर फॉर्मूला यूज करें, ए डॉट सी को हम लिख सकते हैं ए सी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, इक्वल टू 1/2। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, क्वेश्चन में बोल दिया गया था ए और सी यूनिट वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड भी 1 और सी का मैग्नीट्यूड भी 1, बिकॉज ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। यहां से आपको थीटा पता चलेगा, थीटा इज 60 डिग्री, और एक किसके बीच में एंगल है, ए एंड सी के बीच में, इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ऐसे ही आप सी का कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए, आपको ए और बी के बीच में एंगल मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 120 एंड 60। ऑर्डर ध्यान रखिएगा किस ऑर्डर में पूछा गया है। अगर आप बी का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, सी का, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में सी का कोएफिशिएंट है -a डॉट बी,
और राइट हैंड साइड में सी का कोएफिशिएंट है 1/2। नाउ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर आप यूज करें ए बी cos फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इक्वल टू क्या है -1/2। अगेन ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1। तो यहां से आप फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री सॉरी। cos 120 माइनस हाफ होता है, और ये कौन सा एंगल है? दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है 120, ए वेक्टर और सी वेक्टर में एंगल कितना है 60 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे ऑर्डर ध्यान रखिएगा, पहले बी के साथ एंगल फिर सी के साथ। तो बी के साथ कितना एंगल है 120 डिग्री, सी के साथ कितना एंगल है 60 डिग्री। गलती से सी ऑप्शन मत लिख दीजिएगा, जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में कैलकुलेट करना है। बी के साथ 120 डिग्री एंड सी के साथ 60 डिग्री। तो 120 60 ये गलत है, इसमें ऑर्डर गलत हो गया है सी ऑप्शन में। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। दिस वन। क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? दो डिस्टिंक्ट 3 डायमेंशनल वेक्टर्स है, 3D वेक्टर्स है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए। मतलब हमें बी का कंपोनेंट कैलकुलेट करना है जो ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। बी का कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो कंपोनेंट ऑफ बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जो ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शन से ही हम सॉल्व कर सकते हैं दो तरीके से। ठीक है। एक तो आप डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, दूसरा मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हैं। कैसे मैं बोल रहा हूं देखिए, अगर हम यहां पे दो वेक्टर कंसीडर करें, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल है थीटा। अगर आपको बोला जाए कि इस वेक्टर का कंपोनेंट ए के पैरेलल डायरेक्शन में क्या होगा, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग क्या होगा, ये तो आसान है बताना। ये पहले भी हमने डॉट प्रोडक्ट वाले पार्ट में देखा था। ये क्या होगा बी कॉस थीटा। तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग क्या होगा बी कॉस थीटा। और अगर परपेंडिकुलर बोला जाए, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ कंपोनेंट देखिए, परपेंडिकुलर टू ए,
मतलब हम इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, पैरेलल डायरेक्शन में तो बी कॉस थीटा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, बी साइन थीटा। तो ए के पैरेलल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा, और ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, बी साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या कैलकुलेट करना था, कंपोनेंट ऑफ बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए। इसका मतलब जो भी करेक्ट आंसर होगा, ये जो कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, जो भी करेक्ट आंसर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जो भी करेक्ट आंसर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी साइन थीटा। बिकॉज परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछा गया है, अगर पैरेलल कंपोनेंट पूछा जाता, जो ए के पैरेलल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, तब बी कॉस थीटा आता, बट ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूछा गया है, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, बी साइन थीटा। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसका मैग्नीट्यूड आएगा बी साइन थीटा, एंड जो भी करेक्ट आंसर है उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू ए। हम जो कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी करेक्ट आंसर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी साइन थीटा। इस परपेंडिकुलर टू ए बोला ही गया है क्वेश्चन में, तो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी साइन थीटा। अगर आप सिर्फ जो ऑप्शन गिवन है उनका डायरेक्शन चेक करते हैं, आपको आंसर पता चल जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन से ही आंसर पता चल जाएगा, बाकी कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड आप चेक कर सकते हैं, बट डायरेक्शन से ही आंसर पता चल जाएगा। देखिए ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है ए क्रॉस बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अगर आपको पूछा जाए इसका डायरेक्शन किस तरफ है, जैसे ए स्क्वायर तो स्केलर क्वांटिटी, ये छोड़ दीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस ए है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा ही तो है, तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए है, ये कैसा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किस तरफ होगा, बताइए, ये किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, बी क्रॉस ए के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट है, बी क्रॉस ए के साथ ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। पैरेलल टू ए क्यों होगा, परपेंडिकुलर होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में तो परपेंडिकुलर आता है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, बिकॉज यहां पे हम किसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, बी क्रॉस ए एंड ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस ए और ए वेक्टर का, मतलब वो ए के साथ भी परपेंडिकुलर आएगा और बी क्रॉस ए के साथ भी परपेंडिकुलर आएगा। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, ए के साथ परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट में तो परपेंडिकुलर ही आता है ना, बी ऑप्शन। ऐसा नहीं जो ऑप्शन ए मैच कर गया तो बाकी चेक ही नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही सकता है ना, दो ऑप्शन मैच कर जाए, तो आपको चेक करने के बाद पता चलेगा। सेकेंड ऑप्शन में वेक्टर ये गिवन है, बताइए ये किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ए क्रॉस बी एंड बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, so it will be perpendicular to B, very correct। क्लियर ना एवरीवन। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो वेक्टर गिवन है वो परपेंडिकुलर टू ए है, और सेकंड ऑप्शन में जो गिवन है वो परपेंडिकुलर टू बी है। ऐसे सी और डी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन में क्या है, ए डॉट बी इंटू बी बाई बी स्क्वायर।
और डी ऑप्शन में है बी डॉट ए इंटू ए बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना। यहां पे आप नोटिस कीजिए जो सी ऑप्शन है उसमें ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, ए डॉट बी बाई बी स्क्वायर, ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगा, इस पार्ट से डायरेक्शन तो आएगा नहीं। डी ऑप्शन में ये जो बी डॉट ए बाई ए स्क्वायर है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें भी कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा नहीं। इसका मतलब सी ऑप्शन में जो भी डायरेक्शन आएगा वो बी के साथ पैरेलल होगा। देखिए जो भी डायरेक्शन आएगा वो बी से ही तो आएगा, बाकी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो बी का जो डायरेक्शन होगा इसका यही डायरेक्शन होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल टू बी। जो बी का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। और लास्ट ऑप्शन में देखिए जो भी डायरेक्शन आएगा वो किससे आएगा, ए से आएगा, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा डी ऑप्शन में जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी सेम होगा, पैरेलल टू ए वेक्टर। यस और नो, बिकॉज ये पार्ट तो स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व तो है नहीं। सी ऑप्शन में जो भी डायरेक्शन आएगा वो बी की वजह से आएगा, तो पैरेलल टू बी। डी में जो भी डायरेक्शन आएगा वो ए की वजह से आएगा, पैरेलल टू ए। तो देखिए ए ऑप्शन में जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू ए है, बी ऑप्शन में जो है वो परपेंडिकुलर टू बी है, सी ऑप्शन में पैरेलल टू बी, डी ऑप्शन में पैरेलल टू ए। और डायरेक्शन होना क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर टू ए, तो क्वेश्चन में गिवन भी है परपेंडिकुलर टू ए। देखिए ये लिखा गया था परपेंडिकुलर टू ए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक ही ऑप्शन में डायरेक्शन मैच कर रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है। कौन सा ऑप्शन, ए, सिर्फ ए ऑप्शन में ही डायरेक्शन मैच कर रहा है। परपेंडिकुलर टू ए आना चाहिए था, सिर्फ ए ऑप्शन में ही परपेंडिकुलर टू ए आ रहा है। ये हमने पैरेलल ऐसे बताया जैसे ये क्वांटिटी तो स्केलर है ना, ये क्वांटिटी स्केलर है, तो अब देखिए सी ऑप्शन में जो है, सी ऑप्शन में जो वेक्टर गिवन था, सी ऑप्शन में था ए डॉट बी, आई थिंक क्या था ये, सॉरी, हाँ, ए डॉट बी इंटू बी बाई बी स्क्वायर, ये गिवन था। अब मैंने यहां पे क्या बताया, इसमें ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये बेसिकली क्या है, सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। तो स्केलर मल्टीपल ऑफ बी का मतलब इसका डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम ही तो होगा। किसी वेक्टर को अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसका डायरेक्शन बदल जाता है, जैसे बी वेक्टर है, एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलता, और डी ऑप्शन में भी ऐसा ही है। ठीक है। और मे भी किसी ने कमेंट किया है जैसे ये वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर भी है उस प्लेन में भी है, जैसे ये वेक्टर मान के चलिए ए क्रॉस बी, जैसे ऑप्शन ए में आई थिंक ये था ए क्रॉस बी, ये था वेक्टर। आप मुझे बताइए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ए, ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू ए होना चाहिए, और किस प्लेन में लाई करेगा, लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये परपेंडिकुलर टू ए होगा और लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब में भी किसी ने जो कमेंट किया है, मैं जितना क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं, ये परपेंडिकुलर टू ए है और ए और बी के प्लेन में ही लाई करेगा, ये कैसे पॉसिबल है,
आप सिंपली समझ सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। सपोज मैं ये जो प्लेन ऑफ द स्क्रीन है ना, जो आप लैपटॉप या मोबाइल का स्क्रीन देख रहे हैं, उस प्लेन की बात कर रहे हैं। सपोज ए ये वेक्टर है और बी ये वेक्टर है। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ये दोनों किस प्लेन में है? जैसे पहले भी मैंने एक जगह जगह पे ड्रॉ किया था, ये दोनों इस प्लेन में है। सपोज इस प्लेन में, ठीक है। तो ये जो ए क्रॉस बी है वो इस डायरेक्शन में होगा। ए क्रॉस बी। अब देखिए ये ए के साथ परपेंडिकुलर भी है और ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन में भी है। बिल्कुल पॉसिबल है। ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन में है। एंड सॉरी, मैंने थोड़ा सा ये एंगल थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करें, ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। और अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तब भी आप देख सकते हैं। सपोज ए जो है, आप मान के चलिए ए वेक्टर है आई कैप, जस्ट टेक एन एग्जांपल। बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है। तो ये दोनों किस प्लेन में होंगे? ये दोनों ही एक्स वाई प्लेन में होंगे। ठीक है ना। इसमें एग्जांपल ले रहा हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये है, ये एक्स वाई प्लेन में है। नाउ प्लीज आप कैलकुलेट कीजिए पहले ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगर आप कैलकुलेट करें, देखिए आएगा आई क्रॉस आई 0 बनेगा, आई क्रॉस जे के कैप। तो ए क्रॉस बी क्या चला आएगा? के कैप। एंड फिर इसके साथ जब आप ए का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है आई कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या है? के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? माइनस जे कैप। ये माइनस जे कैप किस प्लेन में है? एक्स वाई। देखिए सेम प्लेन, जिस प्लेन में ए और बी था उसी प्लेन में है। एंड ये क्या होना चाहिए था? परपेंडिकुलर टू ए होना चाहिए था ना। ए का डायरेक्शन किस तरफ है? आई कैप। और ये किस तरफ है? माइनस जे कैप। तो परपेंडिकुलर टू ए भी तो बन रहा है। तो परपेंडिकुलर टू ए और बी के प्लेन में लाई करेगा, ये दोनों एक साथ हो सकता है। जैसे देखिए ए और बी किस प्लेन में था? एक्स वाई प्लेन में। तो देखिए ए क्रॉस बी किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन, सेम प्लेन। और ए क्रॉस बी जो आया है माइनस जे कैप, वो ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर। कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा आएगा, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट आया है ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए था? बी साइन थीटा। हमने डायरेक्शन से करेक्ट आंसर बता दिया, लेकिन आप मैग्नीट्यूड भी चेक कर सकते हैं। कैसे? जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका मैग्नीट्यूड चेक कीजिए, एग्जैक्टली मैच करेगा। ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये था। बस कैलकुलेट करते हैं। देखिए ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा सम एन कैप। और एन कैप जो है
वो ए के साथ भी परपेंडिकुलर है एंड बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, ए बी साइन थीटा तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको बाहर रखते हैं। नेक्स्ट किसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, देखिए ए वेक्टर के साथ एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी साइन थीटा स्केलर है, उसको बाहर रखा, ए के साथ एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। अब बताइए, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कीजिए। ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस एन कैप को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड इंटू ए और एन में एंगल कितना है, ए का ए वेक्टर और एन कैप में एंगल कितना है, ए वेक्टर और एन कैप में एंगल कितना है, राइट 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री और डायरेक्शन कुछ आएगा पी कैप डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। पी कैप क्या है, पी कैप जो है वो ए और एन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। पी कैप जो है इट इज ए यूनिट वेक्टर जो एन कैप के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ऊपर और नीचे क्या क्या कैंसिल कर रहा है, एक तो एन कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1, साइन 91 होता है ए ए ए स्क्वायर, कैंसिल कर गया तो क्या जाएगा बी साइन थीटा पी कैप। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो वेक्टर गिवन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड मैच कर रहा है, मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए था बी साइन थीटा, और बी साइन थीटा आ भी रहा है, एंड जो पी कैप का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू ए भी है, और परपेंडिकुलर टू ए डायरेक्शन आना चाहिए था ना, so दिस इज परपेंडिकुलर टू ए। तो मैग्नीट्यूड भी मैच कर रहा है, डायरेक्शन भी मैच कर रहा है, तो इस तरीके से भी आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। सिर्फ डायरेक्शन चेक करेंगे तब भी आ जाएगा, आप मैग्नीट्यूड भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर वो क्वेश्चन बता दो, 120 और 60 डिग्री लिया था ना आपने। उसमें क्या कैलकुलेशन में दिक्कत है, किसमें दिक्कत है? नहीं सर, लास्ट लाइन बता दो, वो 60 और 120 वाली। क्वेश्चन ऑप्शन में सी, हाँ बताइए, ऑप्शन सी क्यों नहीं लिया ये बता दो आगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एंगल विच ए मेक्स विथ बी एंड सी। तो ए बी के साथ कितने एंगल पे है एंड ए सी के साथ कितने एंगल पे है, तो पहले किसके साथ एंगल पूछा गया है, जी के सर, ठीक है तो बी सर। के साथ कितना एंगल है, एक 120, इसलिए 120 पहले आएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये डायग्राम रिपीट कर दो एक बारी। सर डायग्राम हमने यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर लिया है, सपोज ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, और ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्लेन में है। ना जो ए क्रॉस बी आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो ए के साथ परपेंडिकुलर है, या आप मे बी आपको 3 डायमेंशन में विजुअलाइज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप ऐसे मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, मान लीजिए 3D में विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अब ऐसे मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है। सपोज ये जो प्लेन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन होना जरूरी नहीं है, बट 3D में विजुअलाइज करना में भी दिक्कत हो सकता है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। तो इस केस में ये वेक्टर ऐसा आएगा अगर एक्स वाई प्लेन।
आई थिंक अभी क्लियर है 90 डिग्री कैसे आएगा। यस सर। ठीक है, 100 प्रिंट मान लीजिए। डीपीपी 13 का क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी चेक। थर्टीन का क्वेश्चन नंबर 2, आंसर सही है, आंसर सही है। प्रोजेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम शीट 13 क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रोजेक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। बी कैप आता है, मे बी आपने बी वेक्टर ले लिया है, मे बी, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। ए वेक्टर डॉट बी कैप विल बी इक्वल टू 19/9 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सही है। और कोई क्वेश्चन? इसने क्वेश्चन किया है बेसिस फॉर्म करने का कंडीशन जो है, बेसिस फॉर्म करने का कंडीशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा। बेसिस फॉर्म करने का कंडीशन है वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो आएगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, if they are linearly independent, then they will form a basis. और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है एक को आप दूसरे के मल्टीपल और कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है आप एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। और ये लीनियर इंडिपेंडेंट कब होता है, चेक कैसे करते हैं? इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी नॉन जीरो आएगा, मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये तरीका होता है चेक करने का। और कोई क्वेश्चन? तो सर, हाँ बताइए। सर आपने सर मॉर्निंग में सर जो फर्स्ट स्लाइड में सर डायरेक्शंस बताई थी ना, सर एक बार सर रिपीट कर देंगे सर? मैंने यहाँ पे बोला था अगर आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी, तो आपको क्या करना है? Yes. ए वेक्टर से स्टार्ट करना है। ए वेक्टर से स्टार्ट करके बी की तरफ राइट हैंड को रोटेट करना है। तो ए क्रॉस बी है तो ए से स्टार्ट करेंगे और किस तरफ मूव करेंगे? बी की तरफ। तो ए से बी Yes. की तरफ राइट हैंड को रोटेट कीजिए। थंब जो है, थंब का जो डायरेक्शन है वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए Yes. बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना है। बी क्रॉस ए मतलब हमें बी पॉइंट, बी से ए की तरफ मूव करना है। तो हमने स्टार्ट किया बी से और ए की तरफ राइट हैंड को रोटेट किया, थंब नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है। यस सर। आपको राइट हैंड को रोटेट करना है, थंब का जो डायरेक्शन होगा वही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। किस तरफ रोटेट करना है? अगर ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड को ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे, और अगर बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड को बी से ए की तरफ रोटेट करेंगे। यस सर।
सो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सर हाँ बताइए। जो अभी डायग्राम बताया आपने उसमें वो ए और बी प्लेन में लाई कैसे करेगा? वो लास्ट सेकंड पेज पे। ये तो अभी एग्जांपल बताया ना अभी। हाँ सर एग्जांपल बताया, जैसे इसमें ए क्रॉस बी है तो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर हो गया, प्लस में जो ए और बी प्लेन है उसमें लाई भी तो करना चाहिए। हाँ तो ये तो एग्जांपल लिया ना यहाँ पे, ए और बी यहाँ पे किस प्लेन में था? सर ये तो आ गया, डायग्राम से नहीं पता चल रहा। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ये तो सेम प्लेन में ही है ना। सपोज ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है आपके मोबाइल के स्क्रीन वाले प्लेन पे है, तो ये वेक्टर भी उसी प्लेन पे होगा। अब वो इस प्लेन में होगा, उसके लिए तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर वो मतलब जेड एक्सिस में नहीं होगा, ए और बी प्लेन में ही होगा। बिल्कुल ठीक और ये कैलकुलेशन जिसका बताया। ठीक है।